नमस्कार मित्रों, मैं वकील चौहान भीमपुरा एकेडमी में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में आगे। तो नंबर सिस्टम में हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक से जो गिनती में प्रयोग होने वाले हैं, अर्थात एक से लेकर के अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं हम प्रयोग करेंगे, अर्थात गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद अगला क्या है? पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो दो से क्या हो? विभाजित हो। या हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई संख्या ले लें 350, ये क्या है? सम संख्या है, ये 2 से कटेगी। या हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के क्या है? इकाई का अंक क्या है? 0 है, सम संख्या है। और भी ले लेते हैं, जैसे 8, 7, 5, 9, 6। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा भाई। या हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है? 6, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर हम किसको कहेंगे? जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो, उस संख्या को हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। या हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो तथा 9 हो। ठीक है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे 387, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इकाई के अंक के स्थान पर क्या है? 7 है। जैसे हम और ले लें 6, 5, 4, 9, तो ये क्या होगा? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? विषम है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर की। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब पूर्णांक में आता है धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव यानी नाम से ही स्पष्ट है, धन पूर्णांक जो क्या हो? निगेटिव ना हो, अर्थात प्लस वाले, 1 से स्टार्ट हो कहाँ तक? अनंत तक। यानी +1, +2, +3 कहाँ तक जाएगी भाई? अनंत तक। तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में क्या होगा कि -1 से लेकर के -इन्फिनिटी के बीच जो भी संख्याएं आती है निगेटिव में, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब देखते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक या नॉन निगेटिव इंटीजर। तो गैर ऋणात्मक पूर्णांक उसको कहेंगे जिसमें क्या हो? नाम से ही देखिए स्पष्ट है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात ऋण वाले को छोड़ करके, ऋण वाले पूर्णांक को छोड़ करके। तो 0 उसमें भी शामिल है, ध्यान में रखिएगा। गैर ऋणात्मक पूर्णांक में 0 भी आता है। 0, 1, 2, 3, 4 यानी प्लस इन्फिनिटी तक। बात समझ रहे हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, है कि नहीं? देखिए, गैर ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं गैर धनात्मक पूर्णांक यानी नॉन पॉजिटिव नंबर। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, गैर धनात्मक पूर्णांक जिसमें क्या हो? प्लस वाली संख्याएं ना हो, लेकिन इसमें भी क्या है? शून्य है। इसमें क्या है? शून्य है। शून्य, -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैर धनात्मक पूर्णांक। अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य ना है तो पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं? शून्य ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या हो? p/q के रूप में लिखी जा सकें। p/q के रूप में लिखी जा सकते हैं, लेकिन q = नॉट 0। q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं? हम शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं।
उसी तरह एक है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। हमारा हर क्या है, हर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 है, -1/4 है, 22/7, इसको ध्यान में रखिएगा। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। √16 यानी इसका मान क्या आएगा, 4। ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2.5 -1/6 1.333 अर्थात 1.3 पे बार, यानी बार वाली जो भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं भाई, इरेशनल नंबर। जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3 1/√7, पाई, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7, √11, √2 ये सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं गुणनखंड या अपवर्तक या भाजक, जिसको हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गुणनखंड क्या होते हैं। तो किसी संख्या की गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जिनसे संख्या क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। जैसे हम 2 का गुणनखंड लिखें, 2 का गुणनखंड, हमने 2 लिया तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2। मतलब इसका परिभाषा क्या है, किसी संख्या की गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जिनसे संख्या पूर्णतः विभाजित है। अर्थात हमने 2 संख्या लिया तो इसका ये 2 किससे किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम 3 लें, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 3। बात समझ रहे हैं। अगर 9 लें, 9 का गुणनखंड क्या होगा, तो 9 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, फिर 3 से विभाजित होगा, उसके बाद 9 से विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे फिर हम 16 लें, 16 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं। तो किसी भी संख्या की सबसे छोटी गुणनखंड 1, किसी भी संख्या की सबसे छोटी गुणनखंड 1 होगा, ठीक है। तथा किसी भी संख्या की सबसे बड़ी गुणनखंड स्वयं संख्या है। कैसे, देखिए जैसे 16 का है तो 16 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, स्वयं संख्या, अर्थात 16 ही हो रहा है, और सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो रहा है। उसी तरह 9 का देखिए, 9 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो रहा है और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या हो रही है। बात समझ रहे हैं। तो किसी भी संख्या की सबसे छोटी गुणनखंड 1 और किसी भी संख्या की सबसे बड़ी गुणनखंड क्या होगी, स्वयं संख्या होगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पर हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं, उसको देख। हमारा पहला प्रश्न है कि 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए इसको सॉल्व अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, हम 48 की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 48 का, यानी 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4, 4 गुणे 3 की घात 1। बात समझ रहे हैं। तो हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, कुल गुणनखंडों की संख्या। देखिए जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो जैसे 2 की घात क्या है, 4 है, तो इस घात में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। फिर इस जैसे 3 की घात क्या है, 1 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे और इन घातों का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 की घात क्या है, 4, 4 में हमने 1 जोड़ दिया, अपनी मर्जी से जोड़ना है उसको। बात समझ रहे हैं। फिर 3 की घात क्या है, 1, तो 1 है, तो 1 में हम फिर 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 1 5 और 5 गुना के 10। बात समझ रहे हैं। हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 10। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए 360 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना के 72, 72 5 360। बात समझ रहे हैं।
तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होगा, ये 3 2 की घात क्या है 3 है, तो हम 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, फिर ये 2 में 1 जोड़ देंगे और फिर 1 में 1 जोड़ देंगे और इन सभी को हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो ये कितना होगा 4 4 3 12 12 दूना के 24। ये हमारा क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ रहे हैं, ये था क्या 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आशा करते हैं कि ये टाइप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।